ये हम शुरू करते हैं 25 अगस्त का इम्पोर्टेंट एग्जाम एनालिसिस। तो साथियों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया हमारा एमपीजी के रिलेटेड कि भोपाल में कमलापति महल का निर्माण कब किया गया था। तो जो भोपाल में कमलापति महल है उसका निर्माण किस वर्ष में किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1722 में। कब? 1722 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। और हाल फिलहाल में जो हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर भी रानी कमलापति कर दिया गया है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। चलिए कुछ और प्रश्न देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बैट में किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा लड़की टाइप हो गया, लकड़ी है ना। तो क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बैट में किस लकड़ी का इस्तेमाल होता है, किस लकड़ी के द्वारा निर्मित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलो की लकड़ी। किसकी? विलो की लकड़ी, जो कि मेनली हमारा जो हिमालयन स्टेट है जैसे कि जम्मू कश्मीर JNK वहाँ पर मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मक्का। क्या है? मक्का एक खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है कि निम्नलिखित में से 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। तो दिया गया है सरदार उधम सिंह मूवी को। शायद विकी कौशल की है। तो सरदार उधम सिंह मूवी को 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और थोड़ा पेपर का लेवल भी रोज रोज बढ़ने लग गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो उन्होंने बुरहानपुर को बनाया था। किसको? जो हमारा बुरहानपुर है MP के हिसाब से दक्षिणी जिला है हमारा, क्या है, सदर्न मोस्ट जिला है ये। तो इसको मुगल साम्राज्य ने अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। और इसलिए बुरहानपुर जिले को क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। और इसका मुगलों की ये राजधानी भी हुआ करता था। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक, यानी कि लगभग 6 साल ये युद्ध चला था। करेक्ट डेट क्या है? 1 सितंबर 1939 से लगाकर 2 सितंबर 1945 तक, जिसमें जीता कौन था? US और उसके अलाइज जीत गए थे। फिर अगला प्रश्न हमारा, बुरहानपुर का गवर्नर रहते हुए कौन सा मुगल बादशाह शाही किले में रहता था। तो वो रहता था हमारा शाहजहां। कौन रहता था? ये जो शाहजहां था, ये साथियों बाद में मुगल साम्राज्य का बादशाह बन जाता, लेकिन उसके पहले क्या था, गवर्नर था। और इसको कहाँ की जागीर मिली हुई थी? तो इसको बुरहानपुर उसके आसपास के क्षेत्र की, या यूँ कहे मालवा के क्षेत्र की इसको जागीर मिली हुई थी। तो प्रश्न है कि बुरहानपुर का गवर्नर रहते हुए कौन सा मुगल बादशाह शाही किले में रहता था। तो वो शाहजहां रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदसौर में। और मंदसौर के साथ साथ नीमच जिले में भी की जाती है। कभी ऑप्शन में मंदसौर नहीं रहे तो और नीमच दे दे तो वो भी हमारा सही रहेगा। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो मंदसौर जिला और नीमच जिला दोनों में ही हमारे अफीम की खेती की जाती है। और राष्ट्रीय ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है। तो वो नीमच जिले में स्थापित करी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, धूती बांध का निर्माण कब किया गया था। कौन सा बांध है? धूती बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो 1923 में किया गया था। 1923 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल को किस वर्ष अपनी राजधानी बनाया था। तो वो बनाया था 1722 में। कब? 1722 में दोस्त मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1720 से 1760 तक मध्य प्रदेश में किसका शासन रहा। तो 1720 से लेकर 1760 तक मध्य प्रदेश में किसका शासन था। तो वो था मराठा साम्राज्य का। किसका? मराठा एम्पायर जो था हमारा, उसका साम्राज्य था मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य, 1720 से लगाकर 1760 तक। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी रेखा डुरंड रेखा? तो करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो जो डुरंड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। और जो हाल फिलहाल में जो अफगानिस्तान में सरकार चल रही है तालिबान, उन्होंने बोला है कि वो डुरंड रेखा को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं थोड़ा पाकिस्तान का एरिया भी उनके अंदर आ जाए। और भाई अगर आप अपने घर वालों से या अपने देश से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, सरकार से परेशान हो तो एक बार अफगानिस्तान की हालत देख लेना यार, कि तालिबान ने वहाँ पर क्या हालत कर दी है। यानी कि जो पहले फौज में नौकरी कर रहे थे, इंजीनियर थे, वो अब वहाँ पर मजदूरी करने के लिए लाले पड़ रहे हैं उनको। जितने भी टीचर थे स्कूल बंद कर दिए, जितने भी कलाकार थे उनको तो देखते ही गोली मार देते हैं। जैसे कि वो म्यूजिक टीचर है, कोई पेंटिंग बनाता है, क्योंकि वो इसको हराम मानते हैं। इसके अलावा खाने का आप सभी देख सकते, भारत उनको प्रति माह कितने ही मीट्रिक टन गेहूँ भेज रहा है। फिर अगला प्रश्न हमारा,
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कामगार सेतु पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये भी हमारा एमपी जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कामगार सेतु पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया? तो ये ग्रामीण सड़क विक्रेता के लिए, किसके, जो ग्रामीण के सड़क किनारे विक्रेता होते हैं उनके लिए कामगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से। कब? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च इसका लास्ट डेट रहती है। कौन सी? 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रहती है, 31 मार्च। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च से लास्ट हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक भारत में फाइनेंशियल ईयर होता है। अगला प्रश्न है, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है साथियों इकोनॉमिक एंड फिलोसफी। क्या है? इकोनॉमिक एंड फिलोसफी। जो जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, तो इनके द्वारा लिखी हुई किताब ही है इकोनॉमिक एंड फिलोसफी। फिर अगला प्रश्न हमारा, संघीय व्यवस्था सबसे पहले किस देश से शुरू की गई थी? तो साथियों वो करी गई थी अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से संघीय व्यवस्था, यानी कि राज्य तो रहेंगे लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो कौन संभालेगा? सेंट्रल संभालेगा। तो संघीय व्यवस्था सबसे पहले किस देश में शुरू हुई है? तो हमारी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? वो है जो बाइडन। अगला हमारा 2020 करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया, और जितने भी व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिरला सम्मान, ये तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट का या एमपी का हो या एमपीपीएससी। तो साथियों ये प्रश्न तो हमेशा आने की पूरी संभावना रहती है। तो जब भी आप व्यास सम्मान या सरस्वती सम्मान या पढ़ें तो इनको आप पिछले 3 से 4 साल वाले भी जरूर याद रखें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं। तो प्रश्न है कि वर्ष 2020 में मराठी उपन्यास सनातन के लिए सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो यह एक मराठी उपन्यास था और इसका नाम क्या है? वो है सनातन। तो इसको सरस्वती सम्मान दिया गया है 2020 में। तो ये किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को। किसको? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को। और जो भी हमारा सरस्वती सम्मान है, जितने भी संविधान में भाषाएं मेंशन करी गई है उन सभी भाषाओं में दिया जाता है। तो वर्ष 2020 में मराठा उपन्यास सनातन के लिए सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया। फिर अगला है, मानव में कौन से गुण सूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों मानव में 2 प्रकार के गुण सूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई। क्या पाए जाते हैं? एक्स और वाई पाए जाते हैं। और जो ये वाई गुण सूत्र होता है पुरुषों में, ये लिंग निर्धारण का काम भी करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार भी आ गया। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पिनदोव को। किसको? जॉर्जी गोस्पिनदोव। नाम थोड़ा टफ है लेकिन क्या करें। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पिनदोव को दिया गया है। अगला है हमारा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? किसका? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो होता है जूल। ये प्रश्न एमपी पटवारी फिर वन रक्षक जेल प्री में पूछा गया और यहाँ भी हूबहू रिपीट हो गया कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है जूल। अगला है हमारा, एसएलआर को 40% बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो जो एसएलआर है इसको 40% बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो जो हमारा देश का भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसके पास में रहता है। तो एसएलआर को 40% बढ़ाने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, एग्री का क्वेश्चन है कि विटीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो साथियों विटीकल्चर का संबंध होता है अंगूर उत्पादन से। कहाँ से? अंगूर उत्पादन से। और मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो रतलाम जिले में खोला गया है। तो विटीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? अंगूर उत्पादन से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एफसीआई किसका संक्षिप्त रूप है? जो हमारा एफसीआई होता है ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो साथियों संक्षिप्त रूप है एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या इसको हम हिंदी में कहें तो भारतीय खाद्य निगम। क्या है? भारतीय खाद्य निगम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एफसीआई का। और देश में फूड की सिक्योरिटी इन्हीं के पास है। अगर देश में कहीं भी फूड शॉर्टेज ना आए, अगर मानसून का असमान वितरण हो गया, तो खाद्यान्न के देश में कमी ना आई, ये सभी काम कौन देखता है? तो हमारा भारतीय खाद्य निगम ही देखता है। और आपने इनके बहुत सारे वेयर हाउस वगैरह भी देखे होंगे। तो एफसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्प का जनन अंग क्या है? क्या है प्रश्न कि जो हमारे पुष्प फ्लावर होते हैं उनके जनन अंग क्या है? तो साथियों वो है पुंकेसर और स्त्री केसर। क्या है? पुंकेसर और स्त्री केसर। और इसको आप जो हमारा गुड़हल का फूल होता है ना, चाइना रोज, उस पर आप काफी अच्छे से समझ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस शहर में हुआ था? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसका जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था भूमध्य सागरीय द्वीप कोर्सिका में। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय द्वीप कोर्सिका, यानी कि मेडिटेरियन में इसका जन्म हुआ था, द्वीप कोर्सिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी 1850 में। कब? 1850 में। लेकिन उस समय कोई प्रॉपर औद्योगिकरण नहीं हुआ था, क्योंकि होता क्या था कि जो भी हमारे ऊपर रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो यहाँ से सारा कच्चा माल ले जाते थे, हमारा रॉ मटेरियल ले जाते थे, ब्रिटिश में उसको फाइन करते थे, उसके बाय प्रोडक्ट बनाते थे और वापस उनको इंडिया में सेल करते थे। यही कारण है कि भारत में कोई भी औद्योगिक उस समय क्रांति नहीं हो पाई और भारत आज औद्योगिक तरक्की में काफ़ी पीछे रह गया है चाइना और वेस्ट के मुकाबले। आप देख सकते हैं अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आया है, अब PLA स्कीम चल रही है जिनमें हम बड़ी बड़ी कंपनी को बुला रहे हैं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो लेकिन फिर भी देख सकते हैं हम कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1850 में हुई थी। बस एक नाम मात्र की औद्योगिक शुरुआत थी। अगला प्रश्न है, राजस्व उप निरीक्षक कौन होता है? क्या है प्रश्न कि राजस्व उप निरीक्षक कौन होता है? तो साथियों जो लेखपाल होता है वही राजस्व उप निरीक्षक होता है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने FRBMA बिल किस वर्ष में पास किया था? तो वित्त मंत्री कौन? यशवंत सिन्हा थे। उस समय उन्होंने FRBMA बिल पास किया था, तो ये किस वर्ष में किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में। अब इसका फुल फॉर्म तो भाई मेरे को नहीं याद है FRBMA का। तो इसकी शुरुआत लेकिन कब हुई थी? इसकी शुरुआत हो गई थी 2000 में, यानी कि 2000 में ये बिल पास हो गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 1984 में किस भारतीय व्यक्ति को लाइवलीहुड अवार्ड मिला था? तो भाई 1984 का बताना है हमें कि किस व्यक्ति को लाइवलीहुड पुरस्कार मिला था। तो मिला था इला भट्ट को। किसको? इला भट्ट जी को मिला था। ये भी थोड़ा टफ और एक नया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लवणीय मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी प्रचुरता होती है? तो साथियों वो होती है सोडियम लवण की। किसकी? सोडियम लवण की। तो जो हमारी लवणीय मिट्टी होती है उसमें सबसे ज्यादा सोडियम लवण की प्रचुरता देखी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काबुल और ढाका किन दो देशों की राजधानियां हैं? दोनों हमारे पड़ोसी देशों की राजधानी है। तो काबुल हो जाएगी अफगानिस्तान की और ढाका हो जाएगी बांग्लादेश की। दोनों मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हैं और दोनों ही भारत के पड़ोसी देश भी हैं। तो काबुल और ढाका किन देशों की राजधानी है? तो साथियों अफगानिस्तान की और बांग्लादेश की हो जाएगी ये क्रमशः। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है हमारी ऊर्जा। क्या बोला जाता है? यानी कि उसको पावर बोला जाता है। तो कार्य करने की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित आपदा कौन सी नहीं है? तो साथियों मानव निर्मित आपदा है सूखा। क्या है? सूखा मानव निर्मित आपदा नहीं है। इसके अलावा बाढ़, भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो कौन कौन हो जाएगी? सूखा हो गया, बाढ़ हो जाएगा, फिर हमारा भूकंप हो जाएगा, सुनामी हो जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी। ये मानव निर्मित आपदा नहीं है। लेकिन अगर मानव निर्मित आपदा की बात करें तो बहुत बड़े रेलवे एक्सीडेंट या फ्लाइट और समुद्री जहाज एक्सीडेंट, जिसके बालासोर में हो गया था। इसके अलावा समुद्रों में जंगलों में लगने वाली आग, इसके अलावा किसी बड़े बांध का टूटना, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित आपदाएं। जैसे जंग होती है या किसी बड़े न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा देना मिसाइल से, ये सब क्या है? मानव निर्मित आपदा है। अगला हमारा है प्रश्न कि क्रय शक्ति क्षमता इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो साथी वो है तीसरी। क्या है? जो क्रय शक्ति क्षमता इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कौन सी? तीसरी। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट है और तीसरे नंबर पर हमारा भारत है। तो क्रय शक्ति क्षमता इंडेक्स में भारत की रैंक हो जाएगी थर्ड। इंप्रेसिव है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे सेकंड की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? कौन सा? जो ग्रीन ऑस्कर है वो किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो द व्हिटली अवार्ड है, उसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। तो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा हमारा द व्हिटली अवार्ड। तो व्हिटली अवार्ड का अन्य नाम भी हम इस साथ सोच सकते हैं कि द व्हिटली अवार्ड का अन्य नाम हो जाएगा ग्रीन ऑस्कर। अगला प्रश्न है, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर। और ये हॉर्टिकल्चर का प्रश्न है, यानी बागवानी का। तो सब्जियों का अध्ययन को क्या कहा जाएगा? ओलेरी कल्चर कहा जाएगा। और आप पढ़ ले साथियों, ऐसे ओलेरी कल्चर 20-30 प्रकार के होते हैं, होते बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने मेनली हमारी परीक्षा में आते हैं तो क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो साथियों प्रणब मुखर्जी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। बाकी ऑप्शन में जो तीन होंगे उन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका होगा, लेकिन हमारे प्रणब दा जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। और किस राज्य से आते थे? वेस्ट बंगाल से, और कांग्रेस के लीडर थे। अगला प्रश्न हमारा, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है हिस्ट्री का, 528 ईस्वी में हुणों को किसने पराजित किया? किसने? तो जो 528 ईस्वी थी उसमें हुणों को किसने पराजित किया था? तो वो यशोधर्मन ने किया था। किसने? यशोधर्मन ने उनको किया था। इसका डीप नॉलेज मुझे ज़्यादा नहीं है।
फिर अगला प्रश्न हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन हो गया, मार्कोनी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, जी मार्कोनी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में एस का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों वो है साइंटिफिक। क्या है? साइंटिफिक। तो यूनेस्को आप सभी को पता होगा, एक यूनेस्को यूनाइटेड जो नेशंस है हमारा, उसकी एक बॉडी है जो कि देश में जितने भी देश के पूरे विश्व में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अपना एक ऐतिहासिक या एक प्राकृतिक एक कल्चरल महत्व रखते हैं, उनको विश्व धरोहर के रूप में स्थापित करती है, उनको विश्व धरोहर का दर्जा देती है और उसके बाद फिर उनका देख रेख मेंटेनेंस वगैरह इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है। और टूरिस्ट अगर आते हैं, कोई मान लो विदेशी टूरिस्ट आएगा, तो सबसे पहले उन्हीं साइटों को देखता है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इसलिए यूनेस्को जो हमारा यूनेस्को ये भी महत्वपूर्ण है और जितनी भी यूनेस्को की साइट है वो भी महत्वपूर्ण है। टोटल हमारे मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को की साइट है और इसमें एक मांडव और जुड़ सकता है, तो 4 टोटल हमारे पास हो जाएगी। तो यूनेस्को में एस का पूर्ण रूप क्या है? वो है साइंटिफिक। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि जो मधुमक्खी होती है उसका जहर किस प्रकार का होता है? तो वो होता है अम्लीय टाइप का। किसका? तो मधुमक्खी का जहर कैसा होता है? तो वो होता है अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स के कितने वर्ग होते हैं? किसके? जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके कितने वर्ग होते हैं? तो वो होते हैं टोटल 4 वर्ग। कितने? 4 वर्ग होते हैं टेरिडोफाइट्स के। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। प्रश्न है हमारा, अमरबेल किसका उदाहरण है? जो एक अमरबेल है किसका उदाहरण है? तो ये परजीवी। क्या है? परजीवी। कि इसकी कोई छोटी सी बेल फीट 2 फीट के आप तोड़ के, पीले कलर की होती है अमरबेल, किसी दूसरे पेड़ पर फेंक देना, वहीं पे चलने लग जाएगी। तो इसको इसलिए क्या बोला है? अमरबेल। एक तो ये क्योंकि इसको तोड़ के कहीं फेंक तो चल जाती हैं, और ये क्या है? परजीवी है। इसीलिए साथियों जब गाँव में हमारे मकानों की नींव वगैरह रखते हैं तो हम ऐसा है कि अमरबेल का गुच्छा बना के उस नींव में डाल देते हैं ताकि मकान की जो नींव है, मकान है, वो अमर रहे। तो अमरबेल किसका उदाहरण है? तो वो परजीवी पौधे का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाता है? तो वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? तो ये 29 सितंबर के दिन मनाया जाता है, अभी यानी कि आने वाला है। तो 29 सितंबर के दिन वर्ल्ड हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज की परत किस शैवाल से निर्मित होती है? तो जो हमारा सेल्यूलोज होता है, इसकी परत किस शैवाल से निर्मित होती है? तो वो लाल शैवाल से यानी कि रेड शैवाल से बनाई जाती है या बनती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। 1 मिनट। अगला प्रश्न है हमारा, वाटरलू का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जो वाटरलू का युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था? तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। कब? ब्रिटेन और फ्रांस दोनों यूरोपीय देश हैं, तो इनके बीच में वाटरलू युद्ध हुआ था। अब चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो हमारा ब्रिटेन या इंग्लैंड है ये क्या यूरोपियन यूनियन का पार्ट है? ये आप सभी को बताना है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पाइराइट रत्न किस रंग का होता है? क्या है प्रश्न? पाइराइट किस रंग का होता है? तो साथियों चांदी पीला से सुनहरा धात्विक। क्या है? पाइराइट रत्न किस रंग का होता है? तो ये चांदी पीला रंग का होता है और एक सुनहरा धात्विक है, ये सुनहरी धातु है। अगला प्रश्न हमारा, अहिल्याबाई होलकर द्वारा आलमपुर में किसके लिए छतरी का निर्माण करवाया गया था? छतरी यानी कि स्मारक है, वो कह सकते हैं, उसकी मंदिर टाइप छोटा सा बना देते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर द्वारा आलमपुर में किसके लिए छतरी का निर्माण करवाया गया था? तो मल्हार राव होलकर के लिए। किसके लिए? मल्हार राव होलकर जी के लिए अहिल्याबाई होलकर ने आलमपुर में छतरी का निर्माण करवाया था। चलिए शायद आज की हमारी लास्ट स्लाइड हो सकती है। साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से रसोई में किस ईंधन का उपयोग नहीं किया था? तो वो पेट्रोल का नहीं किया जाता है। पेट्रोल भैया किचन फुड़वाएंगे ऐसा लगता है ये। तो निम्न में से रसोई में किस ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता? तो पेट्रोल का नहीं किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग हम वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं, किचन में या रसोई में नहीं करते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1997 यानी कि 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GATT कट संगठन में कितने देशों ने साइन किए हैं? तो टोटल 23 देशों ने उसमें साइन किए हैं। GATT संगठन देशों में कितनों ने? 23 देशों ने। तो साथियों 23 अगस्त को पहला क्वेश्चन पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। थोड़ा सा मार्कर का साइज बढ़ा लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई में। कहाँ पर? तो गेटवे ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बल गुणित विस्थापन, ये स्टार ने गुणा का है ना। तो बल गुणित विस्थापन किसके बराबर होता है? तो वो होता है कार्य के बराबर। किसके बराबर? वर्क। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है हमारा? कार्य का। बल गुणित विस्थापन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा त्योहार राजस्थान में नहीं मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज होली। जो ब्रज की होली है ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य त्योहार है और यहाँ पर मथुरा वृंदावन में मेनली जो बरसाना क्षेत्र है वहाँ पर मनाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में नहीं मनाते? तो हो जाएगा हमारा ब्रज होली। नेक्स्ट है हमारा बेदरा का युद्ध किसके माध्यम से हुआ था? ये माध्यम नहीं, किसके मध्य में हुआ था, गलत हो गया है। बेदरा का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो करेक्ट आंसर है डच सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में। किसके? डच, जिसको आज हम नीदरलैंड बोलते हैं, उनके और ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ था। फिर अगला प्रश्न है हमारा ट्राफलगर का युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था? कौन सा? ट्राफलगर का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश नौसेना का फ्रांसीसी और स्पेनी मिलजुली नौसेना के साथ हुआ था। क्या हुआ था? एक तरफ ब्रिटिश सेना थी, दूसरी तरफ फ्रांस की और स्पेन की दोनों की मिली हुई नौसेना, दोनों का अलायंस के बीच में युद्ध हुआ था। तो जो ट्राफलगर युद्ध है, एक तरफ ब्रिटिश नौसेना थी यानी कि ब्रिटिश नेवी और दूसरी तरफ फ्रांस की और स्पेन की नेवी थी। तो इन तीनों देशों के मध्य ट्राफलगर का युद्ध हुआ था। फिर अगला हमारा प्रश्न है नॉन स्टिक बर्तन की सतह पर क्या लेपित रहता है? तो साथ ही वो रहता है हमारा टेफ्लॉन। क्या रहता है? टेफ्लॉन। ये 11वीं या 12वीं में शायद पहला ही प्रश्न था। तो नॉन स्टिक बर्तन की सतह पर क्या लेपित होता है? तो टेफ्लॉन लेपित होता है, जिससे जलते बलते ये नहीं है और थोड़ी सी महंगा भी पड़ता है टेफ्लॉन वाले बर्तन। फिर अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में कितने लोगों ने परमवीर चक्र मिला? तो साथ ही थोड़ा प्रश्न गलत हो गया है। प्रश्न ये था कि वर्ष 2023 में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो टोटल हमारे जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नामों पर रखा गया है, क्योंकि परमवीर जो चक्र है साथियों ये शांति के समय दिए जाने वाला ये जो हमारा परमवीर चक्र है ये शांति के समय दिया जाने वाला चक्र नहीं है। ये हमेशा युद्ध काल के दौरान ही आपको परमवीर चक्र मिलेगा और आप देख सकते हैं 1999 के बाद से कोई ऐसा युद्ध नहीं है। तो वर्ष 2023 में कितने लोगों के नाम पर द्वीपों के नाम रखे गए जो कि परमवीर चक्र विजेता थे? तो टोटल हमारे 21 द्वीप थे जिनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। ये इसका पूरा प्रश्न का महात्मा ही है। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पर गलत टाइप कर दिया है। अब अगला प्रश्न है हमारा MFN का संक्षिप्त रूप क्या है? किसका? MFN किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या हो जाएगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन का संक्षिप्त रूप है वो है MFN। M से मोस्ट, F से फेवर्ड और N से नेशन। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी पुरस्कार कितने बार मिल चुका है? तो वो है हमारा 5 बार। क्या है? 5 बार इनको पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी मिल चुका है। साथियों ग्रैमी पुरस्कार तो मैं पहले जानता ही था जब से वो हनी सिंह वाला गाना आया फिर कि जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊँगा, तब से फिर ग्रैमी के बारे में पता चला। तो पंडित रविशंकर जी उसके बहुत पहले ही 5 बार अपना पुरस्कार जीत चुके हैं। अब वो लाई या ना लाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगला है हमारा प्रश्न भारत में उर्वरक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? उर्वरक यानी जो हम खाद जमीन में डालते हैं उसके उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात राज्य। जो गुजरात स्टेट है ये उर्वरक उत्पादन में नंबर 1 है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती सम्मान 2021 किसे दिया गया था? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को भारत भारती सम्मान 2021 दिया गया था, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम किसके द्वारा और किस वर्ष में रखा गया था? तो साथियों सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वर्ष था 1969। देश भी देख लेते हैं, इनका देश था USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका में कोल्ड वॉर के दौरान अंतरिक्ष में अलग तरह की रेस चल रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपना सैटेलाइट स्पुतनिक छोड़ दिया था, तो उसके जवाब में फिर अमेरिका ने चंद्रमा पर अपना आदमी ही भेज दिया। और उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद से लगातार अभी तक चंद्रमा पर इन्होंने किसी को नहीं भेजा है। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम किसके द्वारा रखे गए थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा रखे गए थे। टाइम था वर्ष 1969 का और देश था उनका USA। स्पेस एजेंसी कौन सी थी? तो नासा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो साथियों वो था बेलगाम अधिवेशन। और महात्मा गांधी ने एक ही बार किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, तो वो बेलगाम अधिवेशन था। और ये कारण है कि प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और बेलगाम कहाँ पड़ता है? तो बेलगाम पड़ता है हमारे कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है मिर्च कौन सी फसल है? जो मिर्ची होती है हमारी मिर्च, कैप्सिकम, ये कौन सी फसल है? तो साथियों एक नकदी फसल है। क्या है? नकदी फसल है। जैसे कि फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी की होती है, खरीफ की होती हैं, फिर नकदी और जायद फसलें होती हैं। तो उसमें से मिर्च कौन सी फसल है? ये हमारी नकदी की फसल है।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी कौन सी है? तो हमारी जलोढ़ मिट्टी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, डफरिन के कार्यकाल में कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो जो डफरिन था वाइसराय, इसके कार्यकाल में कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो वो था बंगाल लगान कानून। कौन सा? बंगाल लगान कानून। इसके जब कार्यकाल चल रहा था तब लाया गया था। फिर अगला है हमारा, कामाख्या मंदिर किस सदी में निर्मित किया गया था? तो साथियों ये 8वीं या 9वीं सदी में इसको निर्मित किया गया था। कब? 8वीं या 9वीं सदी में कामाख्या देवी का मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। और अपनी तंत्र क्रियाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये असम का कामाख्या देवी मंदिर। आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आपको बहुत बार पूजा वगैरह करते दिख जाएंगे। और साथियों जो हमारा कामाख्या देवी मंदिर है, यहाँ पर देवी की योनि की पूजा करी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो साथियों वो है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद यानी कि वर्तमान तेलंगाना राज्य में। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जीडीपी के कितने भाग होते हैं? जीडीपी के कितने भाग होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भाग होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो इसके कितने भाग होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, चोपड़ा टैंक किससे संबंधित है? तो प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि चोपड़ा टैंक किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खजुराहो से। किससे? खजुराहो से संबंधित है हमारा चोपड़ा टैंक। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार होता है? तो होता है हमारा एफसीआई सॉरी वो हमारा होता है हमारा एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। तो खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम ये 23 अगस्त का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष में शुरू किया गया था? यानी कि भारत का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट जो था वो कब शुरू किया गया था? तो साथियों किया गया था 28 अक्टूबर 1969 में। कब? 28 अक्टूबर 1969 में इसको किया गया था। तो ये भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था, पावर प्लांट था। इसकी शुरुआत करी गई थी 28 अक्टूबर 1969 में। और आप देख सकते हैं 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर भी कदम रखे थे। तो इसे लिंकअप करके भी इसको आप याद रख सकते हैं। एक ईयर से एक से अधिक घटनाएं जुड़ी होती हैं तो फिर हमें सारी एक साथ याद आ जाती हैं। जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग तो 1969, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तो वो भी 1969। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा के बीच की दूरी कितनी है? तो वो है 100 किलोमीटर। कितनी? 100 किलोमीटर। यानी कि 100 किलोमीटर एरिया में आपको दोनों देखने को मिल जाएगी, एलोरा की गुफा भी और अजंता की गुफा भी। फिर अगला प्रश्न है, इंग्लैंड महारानी द्वारा नाइटफुट की उपाधि किस ब्रिटिश फार्मूला 1 खिलाड़ी को दी गई है? तो वो दी गई साथियों लुइस हैमिल्टन को। किसको? लुइस हैमिल्टन को। तो जितनी भी साथियों फार्मूला 1 होती है, ग्रैंड प्रिक्स होती है, अगर मान लो 10 ग्रैंड प्रिक्स हो रही है तो उसमें से लगभग 8 तो ये लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। काफ़ी खतरनाक पायलट हैं ये ग्रैंड प्रिक्स के। तो इंग्लैंड महारानी द्वारा नाइटफुट की उपाधि किस ब्रिटिश फार्मूला 1 खिलाड़ी को दी गई है? तो वो लुइस हैमिल्टन को दी गई है, क्योंकि इसके क्षेत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। अगला प्रश्न हमारा, ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा? जो ध्रुपद गायन शैली होती है, तो ध्रुपद के लिए केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इस बार एमपी पुलिस में एमपीजी के बहुत कम आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी तक हमने एक ही 2 प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगला है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो जो एक इटली में एकीकरण हुआ था उसकी तलवार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गेरिबाल्डी को। किसको? गेरिबाल्डी को। तो गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम यूरेनियम जादूखोड़ा खदान कहाँ पर स्थित है? तो नाम क्या है इसका? जादूखोड़ा खदान। और ये भारत की प्रथम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए परीक्षा में पूछी गई है। तो भारत की प्रथम यूरेनियम जादूखोड़ा खदान कहाँ पर स्थित है? तो हमारे झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड राज्य में। झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें हम। तो साथियों, चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। तो गुजरात से जुड़े हुए 2 प्रश्न पूछे गए 23 अगस्त को। एक उर्वरक वाला कि सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है।
फिर जो हमारा चंपागढ़ पावानेर पुरातत्व स्थल है, ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो वो करी गई थी 19 दिसंबर 1929 को। कब? 19 दिसंबर 1929 को। और पूर्ण स्वराज्य शब्द से क्या मतलब था यहाँ? यानी कि पूरी तरह भारत का शासन भारत के लोगों द्वारा और भारत के द्वारा बनाए हुए नियम कानून से ही किया जाएगा। तो ये हमारा पूर्ण स्वराज का नारा था, और जो हमने 19 दिसंबर 1929 को इसकी घोषणा कर दी थी। कंप्लीट फ्रीडम यानी कि पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत किया था? तो वो तो किया था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो इन्होंने सबसे पहले शून्य आधारित बजट किस देश ने प्रस्तुत किया? तो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। और हाल फिलहाल में इनके जो बाइडेन साहब भी अपने भारत विजिट पर रहने वाले हैं 3 दिन के लिए। तो शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्म्स एक्ट 1878 के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो था लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। तो साथियों, जब देश में आर्म्स एक्ट लाया गया था 1978 में, उस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड लिटन। और जो हमारे संविधान निर्माता थे साथियों, उन्होंने भी बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और देश में बिल्कुल आर्म्स को इनलीगल या इसको लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन बनाई। वरना आप देख सकते हैं छोटे छोटे विवादों में लोग क्या ही कर रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो अगर हमारे देश में गन कल्चर होता अमेरिका जैसा कि हर व्यक्ति के पास लाइसेंसी बंदूक होती, तो फिर आप देख सकते हैं देश में क्राइम रेट कितना बढ़ जाता। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वैशाली क्या है? वैशाली, सॉरी एक मिनट रुक, इसको हम हटा देते हैं। चलिए फिर से, वैशाली क्या है? तो वैशाली साथियों वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। 16 हमारे पास महाजनपद हुआ करती थी उस समय मौर्यकाल में। तो वैशाली क्या है? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। और इसको राहुल गांधी जी की भाषा में बोले हम तो गब्बर सिंह टैक्स। लेकिन साथियों, जब से जीएसटी लागू हुआ तब से लगातार हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। जिससे कि अभी हाल फिलहाल सितंबर के महीने में गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है कि 1.59 लाख करोड़ रुपए का हमें जीएसटी कलेक्शन मिल सकता है। अगस्त में भी कुछ इसी प्रकार का आंकड़ा रहा। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और अगर प्रश्न जाए कि सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है, तो हमारा फ्रांस देश है। कौन सा? फ्रांस। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? साथियों, वो हमारे महाराष्ट्र राज्य की है। किसकी? महाराष्ट्र राज्य की। इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक कैपिटल यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे किस राज्य की है? वो है महाराष्ट्र राज्य की। अगला प्रश्न है, 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो R.H. विटेकर के द्वारा। किसके द्वारा? R.H. विटेकर के द्वारा 5 किंगडम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो वह हमारे R.H. विटेकर साहब। फिर अगला है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है? तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है हमारा, सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से। ये प्रश्न भी आपको लगभग हर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा कि भूकंप का तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो हर परीक्षा में हर शिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन क्या है? तो साथियों वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। अब देख सकते हैं आपकी यूरोप में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी आ गई हैं, कारें भी आ रही हैं। तो भविष्य का ईंधन क्या है? भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो साथियों आप देख सकते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा। यूनेस्को की साइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो भी फॉरेनर लोग देश में घूमने आते हैं वो पहले यूनेस्को साइट ही देखते हैं। तो राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो साथियों 2013 में इनको शामिल किया गया था। कब? 2013 में। और टोटल कितने किले शामिल किए गए थे? टोटल हमारे 6 किले थे। ये कितने? 6, जिसमें से कागरोंग का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, जैसलमेर का सूर्यगढ़ किला है, और इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहे। तो टोटल 6 किले थे, 3 तो हमें याद है। तो राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो उनको 2013 में शामिल किया गया था, और टोटल 6 किले थे। फिर अगला प्रश्न है, हमारे आसपास के वातावरण को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पर्यावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण।
जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस देश में हुआ था, आईएनए का? तो साथियों वो हुआ था सिंगापुर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। अगला वर्ष है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है किसका? जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो होता है 5.6 से कम। क्या होता है? 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हो जाएगा? 5.6 से कम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास वेगास अमेरिका में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, जिसको लास वेगास बोलते हैं, शहर है अमेरिका का। तो यहाँ पर जो ग्रैमी अवार्ड हुआ 2022 का, उसका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो था हमारा 64वां एडिशन। क्या था? 64वां एडिशन। इसलिए साथियों जब भी हम बड़े पुरस्कार, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे पढ़ते हैं तो उनका एडिशन जरूर याद रखते हैं कि भैया ये 55वां एडिशन था या 11वां एडिशन था। जिसके भी G20 समिट लगने वाला है भारत में तो कौन सा एडिशन है, ब्रिक्स समिट लगा साउथ अफ्रीका में तो वो कौन सा एडिशन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखो पूछ लिए जाते हैं। तो लास वेगास अमेरिका में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 64वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है किसका? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7 से अधिक। कितना होता है? 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, बिल्कुल हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? कौन सा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो वो हमारे 2009 में प्रारंभ किया गया था। कब? 2009, बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है, पीर बुधन का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा? पीर बुधान का मेला। तो ये हमारा एमपीसी का क्वेश्चन था, और ये शिवपुरी में, कहाँ पर? शिवपुरी में इसको आयोजित किया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में शुरू किया गया है, और पीर बुधन का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमारे शिवपुरी जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट लावा के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो साथियों वो होती है हमारी काली मिट्टी। कौन सी? जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है और उससे जब लावा निकलता है और ठंडा पड़ जाता है तो उसके बाद काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित मिट्टी का नाम क्या है? वो है हमारी काली मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो बहुत सारे एमपी के लोगों ने इसको पर्सनली विजिट भी कर लिया होगा। तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके अंदर स्थित है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के अंदर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा, मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जो हमारी फिश इंडस्ट्री है, मछली उत्पादन, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो वह हमारा तीसरा स्थान। क्या है? तीसरा स्थान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों भारत पेनिनसुलर इंडिया भी है, साथ साथ पता हुआ इधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है। तो मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वो हमारा तीसरा स्थान है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि पूरे इंडिया की प्रथम शुगर मिल थी चीनी मिल, तो इसकी स्थापना करी गई थी प्रतापपुर में। कहाँ पर? प्रतापपुर में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूप्रपट्टी के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारी भूप्रपट्टी के नीचे जो स्थान है जहाँ पर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको फोकस, भूकंप का फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप का फोकस या भूकंप का एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? भूकंप का एपिसेंटर। जब भी आपने देखा होगा दिल्ली में भूकंप आ गया तो एपिसेंटर कहाँ था? तो ये नेपाल में था, कि हिमाचल प्रदेश में था, कि उत्तराखंड में था। यानी कि वो भूकंप का एपिसेंटर होता है जहाँ से भूकंप चलता है। फिर उसको रिएक्टर स्केल के पर उसकी तीव्रता नापी जाती है कि 6 स्केल का था या 7 स्केल का था, इस प्रकार से ना। तो भूप्रपट्टी के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं या भूकंप का फोकस बोलते हैं। फिर अगला है, महाबलीपुरम की सभ्यता किस राज्य में स्थित है? तो साथियों वो है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। तो साथियों जिस राज्य में महाबलीपुरम जैसी सभ्यता स्थित है उसी राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन के बेटे ने अभी हाल ही में सनातन धर्म को एक बीमारी के रूप में बताया। ये सभी मेघालय की शिक्षा पद्धति का नतीजा है। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु कितना इंपॉर्टेंट राज्य है, वहाँ पर कितना इंडियन कल्चर फैला हुआ है। महाबलीपुरम की सभ्यता, जिसके बाद वहाँ से हम बड़ी बड़ी साम्राज्य रहे वहाँ पर, जिनका विस्तार इंडोनेशिया तक था। लेकिन फिर भी वहाँ के मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं वो बोल रहे हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है और है ना। तो ये आप इसको लैक ऑफ एजुकेशन ही बोल सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा बच्चा विदेशी शिक्षा पढ़ के आ गया है, कम्युनिस्ट बन गया है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा राजनीति नहीं करते हुए। अगला है हमारा, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या क्या कहा जाता है। क्या है प्रश्न कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है। तो उनको हम खरीफ फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसल, और जो सर्दी में बोई जाती है या और ग्रीष्म में काटी जाती है वो रबी की फसल, और जो इन दोनों के बीच में बोई जाती है ना बारिश के टाइम वो होती है जायज नकदी फसलें। अगला प्रश्न है, ट्राफलगर स्क्वायर विश्व में के किस शहर में स्थित है। तो जो ट्राफलगर स्क्वायर है ये लंदन शहर के बीच में स्थित है। कहाँ पर, लंदन शहर के बीच में। और ट्राफलगर का युद्ध एक तरफ ब्रिटिश नौसेना थी, दूसरी तरफ फ्रांस प्लस स्पेन की नौसेना के बीच में लड़ा गया था। अगला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान, अरे क्या है प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से पहले भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या था। तो वो था अर्जुन पुरस्कार। क्या था, अर्जुन पुरस्कार। लेकिन बाद में एक और नया खेल पुरस्कार भी आ गया है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इनको हम क्या बोलते हैं, हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर। इनके भाई भी थे कैप्टन रूप सिंह, वो भी हॉकी के ही खिलाड़ी थे। और ये इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी का। फिर अगला प्रश्न हमारा, स्वर्ण कमल पदक, शाल और 10 लाख रुपए किस पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो ये स्वर्ण कमल पदक है, शाल है और 10 लाख रुपए किस पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो वो दादा साहब फाल्के के अंदर पुरस्कार में दिए जाते हैं। किसमें, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है इसमें आपको स्वर्ण कमल पदक मिलेगा, शाल मिलेगी और 10 लाख रुपए मिलेगा, साथ ही एक श्रीफल भी मिलता है। तो कौन सा पुरस्कार है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है। टोटल 365 दिन में, 365 डेज में पृथ्वी जो है हमारी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो मेघा राजगोपालन को। तो 2023 में एग्जाम जरूर हो रहा है, लेकिन पुरस्कार 20, 21, 22 तक के पूछ रहा है। जैसे कि 1 सितंबर के दिन पूछा था इन्होंने कि कौन सा राज्य को मोस्ट फिल्म फेयरेबल अवार्ड दिया गया, तो हमारे मध्य प्रदेश को दिया गया था। यानी कि जो शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा वातावरण दे रहा है, जल्दी आपके फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाता है, जल्दी आपको लोकेशन पर इजाज़त मिल जाती है। यानी कि ये फिल्म शूटिंग करने के लिए फ्रेंडली स्टेट है। इसका अवार्ड किसको मिला था, तो हमारे मध्य प्रदेश को मिला था। तो 23 में भले एग्जाम हो रहा है लेकिन अवार्ड आपसे 20, 21, 22 के पूछ रहा है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था। तो मेघा राजगोपालन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो वो है हमारा निगम कर। निगम कर, जल कर, आयकर है ना। तो निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो वो है हमारा निगम कर। फिर अगला है, प्रोक्यूरियोटिक किस वर्ग का प्राणी है, या प्रोक्यूरियोटिक किस वर्ग में आता है। तो आता है हमारे मोनेरा में। किसमें, मोनेरा। मोनेरा में आता है प्रोक्यूरियोटिक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीएसटी किस तरह का कर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला हमारा, फ्यूनेरिया किस वर्ग से संबंधित है। तो वो है ब्रायोपिस्डा। क्या है, ब्रायोसिप्डा। तो ये फ्यूनेरिया किस वर्ग का प्राणी है। तो ब्रायोसिडा का प्राणी है, पढ़ने में नहीं आ रहा। फिर अगला हमारा, व्यवसाय को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो हमारे व्यवसाय होते हैं उसको कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उनको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितनी, 2 श्रेणियों में। अगला है, बेसल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई चीज़ जो आधारभूत होती है वह किसी वस्तु के आधार या निचली परत को बनाती है, उसको हम बोलते हैं बेसल। क्या बोलते हैं, बेसल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां होती हैं। कितनी, 24 तीलियां होती हैं हमारे अशोक चक्र में। फिर अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देना चाहिए। तो वो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। फिर अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से FAAF पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो अमिताभ बच्चन, जिनको महानायक भी बोल देते हैं, बिग बी। तो अमिताभ बच्चन को FIAF पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज करी गई थी। और भाई साहब ने बहुत अच्छा क्या है करके, फिर उन्होंने इस पर शायद कॉपीराइट भी नहीं लिया था, और मतलब सभी कंपनियों के लिए इजीली इसका फार्मूला अवेलेबल कर दिया था ताकि लाखों लोगों की जान बच पाए। तो चेचक के टीके की खोज किसने करी थी। तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। किसको, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा का वर्णन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था।
तो थॉमस राइट द्वारा आकाशगंगा का वर्णन किया गया था, थॉमस राइट द्वारा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गेट किस शहर में है? तो हमारे दिल्ली शहर में है। कहाँ पर? इंडिया गेट दिल्ली शहर में है। और लास्ट क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो हमारे देश का जो वित्त मंत्रालय होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनके द्वारा बजट तैयार किया जाता है। शुरू करते हैं हम 24 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस, और इस दिन का देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। साथियों पहला प्रश्न है हमारा, जूल किसका मात्रक है? क्या है प्रश्न कि जूल किसका मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा या कार्य का। किसका? ऊर्जा या कार्य का हमारा मात्रक कौन होता है? जूल होता है। फिर अगला प्रश्न है, इमलिया गोल्ड ब्लॉक कहाँ पर स्थित है? इसका फिर से रिपीट कर दूं मैं, इमलिया गोल्ड ब्लॉक कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कटनी जिले में। कहाँ पर? कटनी जिले में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा कि जो क्लोरोफाइसी शैवाल होते हैं वे कैसे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे रंग के होते हैं। कैसे? हरे रंग के होते हैं। तो क्लोरोफाइसी शैवाल हमारे किस कलर के हो जाएंगे? हरे रंग के हो जाएंगे। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो वो है बियोंसे। क्यों है? कौन है? जो बियोंसे जी हमारी लेडीज महिलाएं, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। और भारत की हम बात करें तो पंडित जो हमारे रविशंकर शुक्ल जी है पंडित, उन्होंने टोटल 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी बियोंसे। और भारत के पंडित रविशंकर जिन्होंने 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत रखा है। फिर अगला प्रश्न हमारा, कैल्शियम क्रिस्टल शरीर में किस क्षेत्र का एक सामान्य हिस्सा है? क्या है प्रश्न कि जो कैल्शियम क्रिस्टल होते हैं ये हमारे शरीर के किस क्षेत्र का एक सामान्य हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कान की। किसके? कान के एक सामान्य हिस्सा है। तो कान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, मेहर घराने के संस्थापक कौन थे? तो वह है बाबा अलाउद्दीन खान। कौन है? बाबा अलाउद्दीन खान। प्रश्न भी आ सकता है कि मेहर घराने से किसका संबंध है? तो बाबा अलाउद्दीन खान करेक्ट है, लेकिन यहाँ इन्होंने मेहर घराने के संस्थापक पूछे हैं तो वो है बाबा अलाउद्दीन खान। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी हमने देखा कार्य का एसआई मात्रक वो है जूल। प्रश्न रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। फिर अगला प्रश्न हमारा, पीट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पीट मिट्टी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बच्चों को पता होगा है तो कि मेगाफेरा इंडिका। क्या है आम का वैज्ञानिक नाम? मेगाफेरा इंडिका। हमारे स्कूल में साथियों जब हम जाते थे ना तो पहले एक पेड़ लगा हुआ था, उसके ऊपर ही बड़ा बड़ा अक्षर लिखा हुआ था मेगाफेरा इंडिका। तो जब मैं 8th और 9th में जाता था मुझे काफ़ी दिन तक समझ नहीं आया। फिर जब एक बार वैज्ञानिक नाम मैंने बायो लिया 11th में, तब जाके पता चला कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेगाफेरा। और ऐसा हर किसी चीज़ का एक वैज्ञानिक नाम भी होता है, जैसे इंसान का होता है होमो सेपियंस, मेंढक का राणा टिग्रीना, etc। चलिए अब आगे बढ़े हम। अगला है हमारा, नागा जी का मेला कहाँ लगता है? तो मेले जरूर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अभी पिछली बार पीर बुधन का मेला पूछ लिया गया था जो कि शिवपुरी में लगता है। तो एक बार मेले आप जरूर पढ़ लें अगर आने वाले दिनों में आपका पेपर है तो। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है मुरैना में। कहाँ पर? मुरैना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मोर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मुरैना। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगर किससे प्राप्त होता है? अगर कोई होता होगी, कोई वस्तु होती होगी, तो अगर किससे प्राप्त होता है? तो हमें लाल शैवाल से प्राप्त होता है। किससे? लाल शैवाल से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो एकमात्र जिला हमारा पन्ना, और छिंदवाड़ा के जंगलों में भी हीरा पाया गया है। सॉरी, छिंदवाड़ा नहीं, छतरपुर के बक्सवाहा जंगल जो है वहाँ पर भी हीरा पाया गया है। कन्फ्यूज हो गया था मैं, छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में। बाकी मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा पन्ना। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो वो साथियों राइटिंग विथ फायर। क्या है? राइटिंग विथ फायर नाम की जो भारतीय डॉक्यूमेंट्री है, इसको ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था। और डॉक्यूमेंट्री क्या होती है साथियों? तो डॉक्यूमेंट्री एक शॉर्ट फिल्म होती है, जैसे जो हमारी बड़ी फिल्म होती है वो 3 से 4 घंटे की या 3 घंटे की, 2.5 घंटे होती है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री होती है लेस देन 1 आवर, यानी 1 घंटे से छोटी होती है। और ये भारतीय डॉक्यूमेंट्री 2022 में कौन से नामांकित हुई थी? तो राइट विथ फायर हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? तो साथियों भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्च जो दर है वो है 30%। कितनी है? 30%, जो कि 2020-21 में थी। यानी कि जैसा कि हम जो ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उन सभी को अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर
100 रुपये जितने पर 70 ही आते हैं, क्योंकि 30% वहाँ पर उनका टैक्स कट जाता है। फिर अगला हमारा सैयद हैदर राजा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकारी से। किससे? चित्रकारी बिल्कुल राइट आंसर है, सैयद हैदर राजा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल कारपोरल के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो जो लिटिल कारपोरल है इसके नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को संबोधित किया जाता है। किसको ना? नेपोलियन बोनापार्ट को। और इसका नाम क्या है? लिटिल कारपोरल। तो फिर से रिपीट कर दूं कि लिटिल कारपोरल के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। फिर अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो साथियों जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की है? मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे जो उद्योग वगैरह हैं उस पर सरकार का नियंत्रण भी है और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेल, भेल, गेल जैसी प्रमुख शासकीय कंपनियां भी हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, और रिलायंस, अडानी जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर भी हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू किस क्रांति से संबंधित हैं? फिर से रिपीट करूंगा प्रश्न। रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू किस क्रांति से संबंधित हैं? तो वो साथियों है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है हमारे रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे आप। अगला प्रश्न है वातावरण में विषाक्त होने पर किसको हानि होती है? प्रश्न है कि जब हमारा वातावरण विषाक्त होता है तो किसको हानि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनुष्य। लेकिन साथियों मनुष्य ही नहीं, वातावरण में जितने भी हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटी लगा चिड़िया या बड़ा से बड़ा हाथी, इसके अलावा जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, शैवाल हैं, इन सभी को ही नुकसान होता है। तो यहाँ पर मनुष्य कहना गलत होगा, जितने भी जीवित जीव हैं उन सभी को नुकसान होता है। तो वातावरण विषाक्त होने पर किसको हानि होती है? तो मनुष्य को तो होती है, इसके साथ साथ जितने भी लिविंग थिंग है वातावरण में सभी को नुकसान होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं? तो एक तो हमारा एशिया महाद्वीप और एक अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों काफ़ी बड़े महाद्वीप हैं और दोनों मतलब भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, पूरा एशिया तो नहीं, लेकिन भारत जो पेनिनसुलर इंडिया है ये पहले अफ्रीका महाद्वीप से ही जुड़ा हुआ था। तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर हैं? तो वो है 50.1% भाग पर। कितने? 50.1% भाग पर, यानी कि बिल्कुल जाइंट महाद्वीप हैं दोनों। और अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है। कितने? 54 देश हैं। और इन सब का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अफ्रीका यूनियन भी है, जैसे कि एक यूरोपियन यूनियन होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो साथियों वो हल्का भूरा रंग होता है। कैसा होता है जलोढ़ मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी हमारी हल्के भूरे रंग की होती है और काफ़ी उपजाऊ भी होती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। साथियों प्रश्न है कि दौलतराव सिंधिया द्वारा किस वर्ष में ग्वालियर को राजधानी बनाया गया था? तो बनाया गया था 1810 में। कब? 1810 में। तो जो दौलतराव सिंधिया जी थे इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1810 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेले से जुड़ा हुआ कि मृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों ये हमारे रीवा जिले में आयोजित किया जाता है मृत्युंजय का मेला। कौन सा मेला है ये? मृत्युंजय का मेला, जो कि हमारे रीवा जिले में लगता है। और रीवा को क्या बोलते हैं? तो सफ़ेद शेरों की भूमि। क्या बोलते हैं? शेर नहीं, उसको बाघ बोलेंगे हम एक्चुअली, लेकिन शेर बोलते हैं। सफ़ेद बाघों की भूमि किसको बोलते हैं? हमारे रीवा जिले को ही बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो सफ़ेद बाघ जिसका नाम मोहन रखा गया था वो रीवा के जंगलों में ही मिला था। तो प्रश्न है कि मृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाहजहां द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा शासन किया गया? तो साथियों शाहजहां द्वारा मध्य सबसे ज़्यादा बुरहानपुर जिला में। कौन से? क्योंकि जब ये शासक नहीं बना था, नहीं मुगल बादशाह नहीं बना था, उसके पहले ये बुरहानपुर जिले का गवर्नर था। क्या उस समय गवर्नर पोस्ट हुआ करती थी? तो साथियों बुरहानपुर जिले का गवर्नर था। तो शाहजहां द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा शासन किया गया? तो वो बुरहानपुर में इसने किया है। और बुरहानपुर जिले को क्या बोलते हैं हम? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। इसके लिए साथियों बुरहानपुर में बहुत ही फेमस एक किला है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बुरहानपुर को गंजेडियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं असीरगढ़ का किला काफ़ी फेमस है बुरहानपुर में। और सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है यहाँ पर? तो हमारा शाहजहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मुगल वंश से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो साथियों वो हो जाता है हमें घेंगा रोग, या जिसको हम इंग्लिश में गोइटर बोलते थे। क्या बोलते थे? गोइटर। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा या गोइटर रोग हमें हो जाता है आयोडीन की कमी से।
और इसमें पूरा गला फूल जाता है और गले में बड़ी सी गठान बन जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहिराई नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो नृत्य का नाम है अहिराई नृत्य, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है भारिया जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? भारिया जनजाति के द्वारा साथियों अहिराई नृत्य किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन से। जो हमारी मीठी क्रांति किससे जुड़ी हुई है? मधुमक्खी के पालन से जुड़ी हुई है। और मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। जैसे कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी बोलते हैं, तो ऐसे मधुमक्खी पालन करना उसको बोलते हैं हम एपीकल्चर, और मछली पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। इस प्रकार के प्रश्न एमपीएसआई में बहुत देखने को मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार जितनी भी हमारी भाषाएं जो संविधान में वर्णित हैं उन सभी भाषाओं में दिया जाता है। यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में देता है? तो शायद हमारी 18 या 19 भाषाएं जो कि संविधान में मेंशन है उनमें दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बंदरगाह सीधे सड़क या रेल के माध्यम से एक समुद्री बंदरगाह से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों उनको अंतर्देशीय बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय बंदरगाह। तो ये बंदरगाह क्या करते हैं साथियों? रेल या सड़क मार्ग से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए लोग क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय बंदरगाह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा मीरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो वो फारसी भाषा में किया गया था। किस प्रकार, कौन सी भाषा थी वो? फारसी भाषा थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा, इसका अखबार का नाम जरूर याद रखें, मीरात उल अखबार। ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो फारसी भाषा में होता था। नेक्स्ट है हमारा, इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 25 लाख रुपए। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? टोटल 25 लाख रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निंदाई के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग हम करते हैं? तो निराई नहीं, निंदाई है। निंदाई और गुड़ाई है ना, ऐसा बोलते उसको, और बिल्कुल मालूम भाषा में निंदना। तो निराई के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है खुरपी का। किसका? खुरपी का इस्तेमाल हम करते हैं। खुरपी से खरोच के निकाल देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, स्कोच ग्रुप द्वारा किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? अब ये स्कोच पता नहीं कौन सा ग्रुप है, विस्की वाला स्कोच नहीं होना चाहिए। तो स्कोच ग्रुप द्वारा किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। क्या हो जाएगा? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के सीएम है, एपी आंध्र प्रदेश। और भाई इसकी राजधानी का अभी तक कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा है, कभी विशाखापट्टनम तो कभी क्या, तो कभी क्या, बहुत लफड़ा है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से चली गई है। अगला प्रश्न है, चिंकारा शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों वो है संयुक्त संगीत वाद्य यंत्र से। किससे? संयुक्त संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित शब्द है कौन सा? चिकारा। तो फिर से रिपीट कर दूं कि चिकारा शब्द किससे संबंधित है? तो संयुक्त संगीत वाद्य यंत्र से ये संबंधित है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडा देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो अंडा देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो वो है प्लेटिपुस। क्या है? प्लेटिपुस बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मैं भी क्रोम करके देखूँ, गूगल आप भी देखना कि प्लेटिपुस किस प्रकार का ये प्राणी है जो कि अंडा देने वाला स्तनधारी। बाकी जो स्तनधारी होते हैं वो मेनली डायरेक्ट अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से झूमिंग खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो असम में की जाती है। कहाँ पर? असम राज्य में झूमिंग खेती की जाती है। तो भाई झूमिंग खेती बहुत ही एक खराब प्रैक्टिस है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि वन को काट देते हैं, फिर 1-1.5 साल खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे पीछे क्या होगा? पीछे कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ कब्जा हो जाएगा, घर वर बन जाएगा, होटल रिसोर्ट बन जाएगा और प्रकृति गई भाड़ में। तो निम्नलिखित में से झूमिंग खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो असम क्षेत्र में की जाती है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए झूमिंग कृषि पर। इसको काटो और जलाओ कृषि बोल सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑटो वन बिस्मार्क किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना था? तो साथियों ये प्रश्न तो बहुत डीप में पूछा इन्होंने कि जो ऑटो वन बिस्मार्क हैं वो किस वर्ष जर्मनी के चांसलर बने थे? तो करेक्ट आंसर है 1871 में। कब? 1871 में बने थे। फिर अगला है, विश्व की 60% जनसंख्या कितने देशों में निवास करती है? तो साथियों वो करती है 10 देशों में। कितने? यानी कि टोटल देश कितने हैं? 192 देश मान लीजिए हम, अगर उसके अनुसार देखें हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार।
तो उसमें से देख सकते हैं आप कि जो 60% जनसंख्या है वो सिर्फ 10 देशों में ही रहती है, बाकी छोटे मोटे देश हैं, जिसमें से भारत और चाइना आप देख सकते हैं बिल्कुल जाइंट है, दोनों पड़ोसी, 100 करोड़ से ऊपर दोनों देशों की आबादियाँ हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए पहली भारतीय एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया? किसके लिए? वाइल्ड इनोवेटर, यानी कि जंगली जीवों के प्रति इन्होंने कोई इनोवेशन किया होगा। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए पहली भारतीय एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर कृति के करंत जी को चुना गया। तो ये पहली साउथ एशिया ही नहीं अपितु पूरे एशिया की ये पहली महिला है जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 दिया गया है। तो डॉक्टर कृति के करंत। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये हमारे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। और किस राज्य में पड़ता है? तो पड़ता है गुजरात राज्य में। तो गिर नेशनल पार्क में कौन से जानवर है? एशियाई शेर हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर। राज्य पूछ ले तो गुजरात। और साथियों इस मामले में जो गुजरात है काफ़ी सेंसिटिव रहता है, काफ़ी इसको अपने ईगो और प्राइड का विषय मानता है वो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की उन्होंने अवहेलना करी, क्योंकि पहले गिर नेशनल पार्क से कुछ जो हमारे लायन हैं वो मध्य प्रदेश आने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना कर दी, जबकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार आप देख सकते हैं। लेकिन यही टूरिस्ट वाला मामला है, कैसे भी करके टूरिस्ट बुलाने हैं। अगर दूसरे राज्य में गिर के नेशनल शेर चले जाएंगे तो फिर वो टूरिस्ट का पर असर उसका पड़ेगा। अंतिम प्रश्न आज का हमारा, प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1917 में। कब? 1917 में, यानी कि जिस वर्ष हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1914 से 1917 तक चला था वो, उसी वर्ष प्रथम पुलित्जर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो प्रश्न है कि प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो 1917 में किए गए थे। तो साथियों ये हमारा 24 अगस्त का महत्वपूर्ण एग्जाम एनालिसिस था और इसका हमने अंतिम प्रश्न भी देख लिया। बाकी आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। और वीडियो हमारा ये तक था। वीडियो पूरा आप सभी को देखने के लिए शुक्रिया। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल। रब रखा। जय हिंद। राम राम।